स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का महत्व क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कुछ तत्वों के भर चुके हैं, बाकी के मैं बता देता हूँ। कुछ असामान्य भी हैं, उनकी बात कर लेंगे अपन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या काम में आता है, तो रसायन विज्ञान अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है। अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है। तो अणुओं और परमाणुओं के व्यवहार को समझने के लिए, अणुओं और परमाणुओं के व्यवहार को समझने और व्याख्या करने में यानी अणु और परमाणु किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं, उसको समझने और उसकी व्याख्या करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का महत्व होता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अणुओं और परमाणुओं के व्यवहार को समझने और समझने के बाद इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया उसकी व्याख्या करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का महत्व होता है। यानी यूं कह सकता हूं मैं, परमाणु मिलकर अणु क्यों बनाते हैं, इस सवाल का जवाब कौन देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा। इसके अलावा कुछ तत्व धातु और कुछ अधातु क्यों होते हैं, उसका भी जवाब कौन देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा। इसके अलावा हीलियम, नियोन, आर्गन बहुत कम क्रियाशील और सोडियम, पोटेशियम, सीजियम बहुत अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, इसका कारण भी कौन देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इन सब सवालों के जवाब अपने को कहां से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है रसायन विज्ञान को समझने के लिए। केवल और केवल रसायनों का व्यवहार जो है वो अपने को किससे समझ में आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो रसायनों के व्यवहार को समझने में प्रयुक्त होता है। रसायनों के व्यवहार को समझने और उसकी व्याख्या करने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। परमाणु अणु क्यों बनाते हैं, धातु अधातु कुछ तत्व क्यों होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन कम क्रियाशील, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम बहुत अधिक क्रियाशील होती है। इन सारे सवालों का जवाब अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही देता है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। उसके बाद अपन दो एक परिभाषा देखते हैं। एक होते हैं क्रोड इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कोर इलेक्ट्रॉन, क्रोड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो पूर्ण भरे हुए कोषों के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फुली फिल्ड, पूर्ण भरे कोषों के इलेक्ट्रॉनों को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अपने पास जैसे 1s2 या ये अपन ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, चलो। तो इसका के कोष होता है अपने पास, एल कोष होता है, एम कोष होता है, एन कोष होता है। के कोष में 2 आ सकते हैं, एल कोष में 8 आ सकते हैं और एम कोष में 1, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पूर्ण भरे कोषों, ये पूर्ण भरे हुए कोष हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं,
क्रोड इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। पूर्ण भरे हुए कोष, यानी वो कोष कंप्लीट भरा होना चाहिए। जैसे नियोन ले लें अपन, तो के कोष में 2 होते हैं, एल कोष में 8, ये भी क्या होंगे, क्रोड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। अपन पोटेशियम ले लेते हैं या कैल्शियम ले लेते हैं, तो के, एल, एम और एन ये कोष हैं अपने। इसमें 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19, तो ये पूरे भरे हुए कोष हैं। के कोष में 2 आ सकते हैं, एल कोष में 8 आ सकते हैं, एम कोष में ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा भरा हुआ नहीं है। ये क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन्स, क्रोड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से अपन जो पूर्ण भरे हुए कोषों के इलेक्ट्रॉन है उनको कोर इलेक्ट्रॉन या क्रोड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं अपन संयोजी इलेक्ट्रॉनों पे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर स्थित कोष है उसके इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि बंध बनाने में, परमाणुओं से अणु बनने में यही भाग लेते हैं। बंध निर्माण में या आबंध निर्माण में या बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर है, बाह्यतम मतलब आउटेस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब देखो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल लिया है सोडियम का, तो वो यहाँ और ले लेते हैं, के कोष, एल कोष, एम कोष, 2, 8 और ये सबसे बाहर का जो कोष का इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन है। इस कोष को कौन सा कहते हैं, इसको कहते हैं वैलेंस सेल, संयोजकता कोष भी कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जैसे कैल्शियम ले लिया, 2, 8, 8 और 2, ये संयोजी कोष या संयोजकता कोष, संयोजकता कोष हो जाएगा वैलेंस सेल। और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले जो कोष हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और अपन इनका पता कैसे लगाएंगे, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को के, एल, एम इस रूप में लिख करके पता लगा लेंगे कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने। जैसे ऑक्सीजन है तो के कोष में 2, एल कोष में 6, 8 हो गए, 8 होते हैं इसके पास। तो ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। और ये के कोष है, ये एल, ये के सेल है, ये एल सेल है। एल सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया वैलेंस सेल और ये हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अपन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे। देखो नेक्स्ट है अपना अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है पूर्ण भरे हुए कक्षकों की और अर्ध भरे हुए कक्षकों की। कल अपन देख रहे थे क्रोमियम और कॉपर, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 3d5 4s1 और 3d10 4s1, इस प्रकार से लिख रहे थे। जबकि वास्तव में अपने नियमानुसार ये होना चाहिए 4 ये 2 और ये होना चाहिए 9 और ये 2, लेकिन ऐसा नहीं हो करके ये
फुली फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड हो जाता है। यदि इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता 3d4 4s2 3d9 4s2, तो इसमें ये फुली फील्ड यानी पूर्ण भरा हुआ, ये न अर्ध भरा न पूर्ण भरा, ये पूर्ण भरा न ये अर्ध भरा न ये पूर्ण भरा, ऐसी स्थिति है। यदि मैं इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज देता हूँ, एक एक दोनों स्थितियों में एक एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर भेजने से ये d5s1 हो जाएगा, ये d10, ये 4s1 हो जाएगा। ये दोनों हाफ फील्ड हो गए इस स्थिति में, और ये फुली फील्ड और ये हाफ फील्ड हो जाता है। तो अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। उसका कारण क्या है? तो अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व का पहला कारण है इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण। इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण, क्योंकि ऐसी स्थिति में देखो डी के अंदर पांच ऑर्बिटल होते हैं, 3d5, ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 4s हो गया अपना, ये आ गया आर्गन हो गया क्रोमियम के लिए। तो इसमें देखो डी में 10 आ सकते हैं, 5 है, सममित यानी बराबर वितरण हुआ है। 4s में 2 आ सकते हैं, 1 है। ऐसे ही कॉपर के अंदर देखो आर्गन 18 के बाद वाले अपन पूरा विस्तारित रूप में लिख देते हैं, यानी शॉर्ट रूप में लिखने के लिए अपन ने ऐसा लिख दिया, क्योंकि अक्रिय गैस पहले लिख देते हैं, बाकी इसके बाद जो आने वाले हैं उनके ऑर्बिटल्स बना दिए हैं अपन ने। तो इसमें कितने हैं? इसमें 10 है और ये 1 है, ये 3d और ये 4s। इसमें 10 है, यानी सारे में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें बराबर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनों का बराबर वितरण है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी ये पूर्ण भरा, ये अर्ध भरा, ये अर्ध भरा, ये भी अर्ध भरा। अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? सममित वितरण होता है। और आपको पता है सममिति क्या प्रदान करती है? सममिति स्थायित्व प्रदान करती है। सममिति स्थायित्व प्रदान करती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, क्या करता है? स्थायी। अब देखो एक ही उपकोष के कक्षकों और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तो समान होती है। एक ही उपकोष के कक्षकों और इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन और कक्षक मौजूद है उनकी ऊर्जा क्या है? आपस में बराबर, यानी 3d के पांचों ऑर्बिटल्स हैं वो समभ्रंश कक्षक हैं, सबकी ऊर्जा बराबर है। परंतु इनका त्रिविम वितरण जो है, यानी 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हैं वो अलग अलग हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों का त्रिविम वितरण, त्रिविम में 3d में अलग अलग होता है, यानी अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्रिविम वितरण समान ऊर्जा वाले कक्षकों में तो मौजूद है, लेकिन 3d के अंदर जो है ये कक्षक और इलेक्ट्रॉन अलग अलग मौजूद होते हैं, जिसके कारण जब अलग अलग होंगे ये एक दूसरे को, वितरण जब अलग अलग होगा तो ये, जिसके कारण ये एक दूसरे को कम परिरक्षित करेंगे, यानी नाभिकीय आवेश से एक दूसरे को कम बचा पाएंगे, एक दूसरे को कम परिरक्षित करते हैं। और परिरक्षण, नाभिक का आकर्षण से बचा लेने की परिघटना को अपन परिरक्षण कहते हैं। तो नाभिक के आकर्षण से एक दूसरे को कम बचा पाएंगे, क्योंकि अलग अलग हैं, फूट डालो और राज करो सब अलग अलग रह रहे हैं। तो नाभिक का आवेश जो है उससे एक दूसरे को ये नहीं बचा पाएंगे, और नाभिक का आकर्षण
बढ़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होंगे इस स्थिति में, नाभिक से प्रबलता से आकर्षित, इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबलता से आकर्षित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं या हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों के अंदर मौजूद है और इन कक्षकों का त्रिविम के अंदर यानी 3D के अंदर किसी परमाणु के अंदर वितरण जो है वो अलग अलग होता है। यानी एक कक्षक यहाँ हो गया एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन की जगह ये हो गई, तीसरे इलेक्ट्रॉन की ये हो गई, चौथे इलेक्ट्रॉन की, पांचवें इलेक्ट्रॉन की ये, छठे इलेक्ट्रॉन की, सातवें इलेक्ट्रॉन की। इस तरीके से ये कक्षक अलग अलग त्रिविम वितरण अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जब अलग अलग वितरण होगा त्रिविम के अंदर तो वो एक दूसरे को बचा नहीं पाएंगे, यानी नाभिक का आकर्षण सब पे अलग अलग लगेगा और ये एक दूसरे को नाभिक के आकर्षण से नहीं बचा पाएंगे, और नाभिक के आकर्षण से नहीं बचा पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबलता से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और आकर्षण जब नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व बढ़ा देता। अब देखो एक ही उपकोष के अलग अलग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिनका चक्रण समांतर है, वो अपने स्थान का क्या कर लें, आदान प्रदान कर लें। तो स्थान के आदान प्रदान करने के कारण जो एनर्जी निष्कासित होगी उसको कहते हैं विनिमय ऊर्जा, और जब ऊर्जा निष्कासित होती है तो भी स्थायित्व बढ़ता है। तो एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षक, समान ऊर्जा वाले क्या होते हैं, समभ्रंश। एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समांतर चक्रण वाले, यानी क्लॉकवाइज घूमने वाले क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले एंटी क्लॉकवाइज के साथ, एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन जब अपने स्थानों का आदान प्रदान यानी जगह बदलना, आदान प्रदान एक्सचेंज करते हैं तो निष्कासित ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है स्थान परिवर्तन से। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो एनर्जी में क्या आती है, कमी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने घर बदलते हैं यानी कक्षक बदलते हैं तो भी एनर्जी में कमी आती है। तो आदान प्रदान करते हैं तो निष्कासित ऊर्जा या ऊर्जा में कमी विनिमय ऊर्जा या एक्सचेंज एनर्जी कहलाती है, विनिमय ऊर्जा। कहलाती है, एक्सचेंज एनर्जी कहलाती है, और इससे स्थायित्व बढ़ता है। परिणाम स्वरूप परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व बढ़ता है, यानी ये स्थायीकरण प्रभाव होता है। एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षक, जैसे ये अपन ने उपकोष ले लिया कौन सा, डी उपकोष, और डी उपकोष में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये मान लो 3D ले लिया अपन ने। एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले, ये सब समान ऊर्जा वाले हैं 5 कक्षकों में समांतर चक्रण वाले, ये 1 2 3 4 और ये 5 वाले इलेक्ट्रॉन जब अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है जगह को, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और इसके साथ अपने स्थान 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो जब स्थान अपना बदलता है तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में क्या आती है, कमी आती है, और वो एनर्जी में जो कमी स्थान बदलने से आती है उसको कहते हैं विनिमय ऊर्जा।
और ऊर्जा में कमी जो है वो स्थायित्व को बढ़ाती है। तो ये है विनिमय ऊर्जा। और विनिमय ऊर्जा देखो, इसके कारण अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक जब अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं तो एनर्जी में कमी आती है। तो ये अर्ध भरा है, अपने स्थानों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले, ये डी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षक में समांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है। इनकी स्पिन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये सारे ही क्या मान सकते हैं अपन, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। जब स्थानों का आदान प्रदान करते हैं तो निष्कासित ऊर्जा या ऊर्जा में कमी विनिमय ऊर्जा कहलाती है। तो स्थान बदलने से एनर्जी में कमी आती है और स्थायित्व बढ़ता है। ऐसा ही अर्ध भरे में होता है और ऐसा ही पूर्ण भरे कक्षकों में भी पॉसिबल होता है। अब ये जो विनिमय है, ये विनिमय अधिकतम कब पॉसिबल है, यानी इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम आदान प्रदान तब होता है जब अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक होते हैं। विनिमयों की संख्या, एक्सचेंजों की संख्या अधिकतम तब होती है जब कक्षक अर्ध भरे या पूर्ण भरे होते हैं। अब देखो इसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, इस इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 और ये 4 एक्सचेंज हैं। कितने विनिमय संभव हैं, विनिमय संभव हैं टोटल 4। अब यदि एक अपन ले लेते हैं डी काई और इसमें 1 2 3 4 ये 5 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है या ये इसके साथ, तो इसका एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है। विनिमय कितना हुआ, 1। तो ये अर्ध भरा था तब इसके 4 विनिमय, 1 इलेक्ट्रॉन के 4 विनिमय पॉसिबल है। ये अर्ध भरा भी नहीं है, ये पूर्ण भरा भी नहीं है, विनिमय कितना है, एक ही पॉसिबल है। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन का एक विनिमय, इसका भी एक विनिमय ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे अब फुल फील्ड हो, जैसे डी के अंदर कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10। तो कितने विनिमय पॉसिबल हैं, इस इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 और ये 4, यानी पैरेलल स्पिन वाले के साथ पैरेलल स्पिन वाला जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पिन जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। तो इस इलेक्ट्रॉन के 4 एक्सचेंज पॉसिबल है। विनिमय अधिकतम कितने हैं, विनिमय मैक्सिमम 4 होंगे। तो जितने ज़्यादा विनिमय होंगे, विनिमय ऊर्जा में उतनी क्या आएगी, कमी आएगी, और ऊर्जा में जितनी कमी आएगी उतना ही स्थायित्व अधिक होगा। तो कक्षक जब अर्ध भरे या पूर्ण भरे होते हैं विनिमय ज़्यादा होंगे, और विनिमय जितने ज़्यादा होंगे विनिमय ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, यानी ऊर्जा में उतनी कमी आएगी क्योंकि ऊर्जा निष्कासित होगी विनिमय से, और ऊर्जा में जितनी कमी आएगी स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो विनिमयों की संख्या अर्ध भरे में यहाँ देखो 4 हैं और यहाँ भी 4 पॉसिबल हैं, लेकिन ये अर्ध भरा भी नहीं है, पूर्ण भरा भी नहीं है। विनिमय कितने पॉसिबल हैं, इसमें एक ही विनिमय संभव है। तो ऊर्जा में यहाँ सबसे अधिक कमी आएगी, यहाँ इसमें भी उतनी कमी आएगी। यहाँ देखो यहाँ वाले में यदि तुलना करें तो ये अर्ध भरा और ये पूर्ण भरा, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्थायी होगा, ये ज़्यादा स्थायी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन नहीं है, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज क्या होता है, समान होता है, तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये हो गई विनिमय ऊर्जा, दूसरा कारण हो गया स्थायित्व का विनिमय ऊर्जा। अब देखो अपने यहाँ अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व के मुख्य रूप से कितने कारण हो गए, मुख्य रूप से 3 कारण हो गए। एक तो ये आपेक्षिक रूप से कम परिरक्षित होते हैं, आपेक्षिक रूप से कम परिरक्षित, यानी एक दूसरे का परिरक्षण नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण इन पर नाभिक का आवेश जो है वो बढ़ जाता है, और नाभिक का आवेश बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक आकर्षित करता है और उससे स्थायित्व बढ़ता है। और दूसरा है अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों में कम प्रतिकर्षण एनर्जी होती है, प्रतिकर्षण कम होता है,
कम प्रतिकर्षण ऊर्जा। हालांकि पूर्ण बड़े कक्षकों में ज़्यादा और अर्धबड़े कक्षकों में प्रतिकर्षण कम होता है, क्योंकि अर्धबड़े में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, पूर्ण बड़े में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रतिकर्षण कम होता है। और तीसरा कारण हो गया विनिमय ऊर्जा, उच्च विनिमय ऊर्जा। और विनिमय यानी आदान प्रदानों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, विनिमय ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, और ऊर्जा निष्कासित होगी तो स्थायित्व बढ़ता है। तो ये तीन कारण हो गए। आपेक्षिक रूप से कम परिलक्षित करते हैं एक दूसरे को, प्रतिकर्षण ऊर्जा कम होती है यानी प्रतिकर्षण कम होता है, और उच्च विनिमय ऊर्जा होती है, जिसके कारण अर्धभरे और पूर्ण भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं।